वेलकम बैक बच्चों आज हम अपना बीएससी फाइनल ईयर का सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज हम अपने लेक्चर के अंदर केमिकल पोटेंशियल या जिसको हम पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी बोलते हैं और उसके बाद फ्यूगेसिटी और एक्टिविटी जो एक टर्म्स होती हैं जो हम सॉल्यूशन के अंदर यूज़ करते हैं, ये क्या होती है इनको कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम अगर डेफिनेशन देखते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, तो देखो बच्चे क्या हुआ, अगर आपके पास कोई एक प्योर लिक्विड है लाइक वाटर, तो उस वाटर के अंदर जब आप कोई भी दूसरा उसमें सब्सटेंस डाल देते हो, लाइक आपने नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो अब वो एक क्या बन गया, वो एक सॉल्यूशन बन गया। अगर वो उसमें कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, अगर आपने सैंड डाला तो क्या है, वो उस टाइम पे हम उसको सॉल्यूशन नहीं बोलते हमारे पास, यानी सॉल्यूशन क्या आ गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब अगर आपने ये स्टेप से अगर बीकर था जिसके अंदर वाटर था, तो अगर आपने NaCl डाल दिया तो अगर डिजोल्व हो गया, तो ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ से इसके एक सिप लोगे, यहाँ से एक सिप लोगे तो यहाँ पे कुछ हमें ज़्यादा साल्टी मिलेगा, यहाँ पे हमें कम साल्टी मिलेगा, या आपने इस वाटर के अंदर एक प्योर लिक्विड है इसमें आपने मिल्क डाल दिया तो यहाँ पे ज़्यादा वाइट मिलेगा, इधर कम वाइट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये होमोजीनियस होगा थ्रू आउट, यानी कि एक जैसी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे होगा वैसा ही कलर इधर होगा, जैसा टेस्ट यहाँ पर वैसा ही टेस्ट यहाँ पर, यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा केमिकल वही यहाँ पे होगा, यानी कि सारी की सारी चीज़ें सेम। तो सॉल्यूशन बनने के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हमें ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। अगर आपने सैंड डाल दिया वाटर में तो वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, उस टाइम पे इधर नीचे वो डिजोल्व नहीं होगा, इसका मतलब वो होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि नीचे तो हमारे पास सैंड है लेकिन ऊपर वाटर है। इसका मतलब अगर हम डेफिनेशन बोलते हैं, जो सबसे इजी डेफिनेशन होती है, तो क्या बोलते हैं, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more substance whose composition can be varied within certain limits। ये जो डेफिनेशन ही हमारे एग्जाम में नहीं आएगी बच्चे, इसके अंदर सॉल्यूशन क्या होता है, तो क्या लिखा है कि जब आपने 1 लीटर पानी था तो आपने उसमें 1 ग्राम साल्ट डाला, तो अब 1 लीटर में 1 ग्राम साल्ट है तो सॉल्यूशन बन गया डिजोल्व होने के बाद। लेकिन अब 1 लीटर में आपने 100 ग्राम डाला, वो भी डिजोल्व हो गया, तो अब हमारी उसकी जो कंपोजिशन थी, जो कंसंट्रेशन, जो अमाउंट थी, दो अलग अलग सब्सटेंस की, एक वाटर था एक साल्ट था, तो वो क्या होगी, चेंज हो गई हमारे पास। अगर आप उसमें आप 200 ग्राम डाल देते हो या 50 ग्राम डाला, तो आप अलग अलग कंसंट्रेशन कंपोजिशंस के बना सकते हो। तो जो कंसंट्रेशन है उनकी जो कंपोजिशन है वो एक सर्टेन लिमिट्स तक ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 लीटर पानी में आप 900 ग्राम साल्ट डाल दोगे वो डिजोल्व नहीं होगा, एक मैक्सिमम लिमिट तक हो सकता है, मे बी वो 600 ग्राम हो सकता है, उसके बाद ना हो। तो कह रहे कि एक लिमिट तक ही हम कर सकते हैं, उसके बाद तो आपका वाटर कम हो जाएगा, साल्ट बच जाएगा, तो वो फिर सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये इसकी क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन की जो लिमिट है, जो उसकी कंपोजिशन, उसको हम एक सर्टेन लिमिट तक ही क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है, जो हमारे पास सिलेबस में है, कि केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल, या इसी को हम दूसरा नाम बोल देते हैं पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। और इसको हम केमिकल पोटेंशियल को U सिंबल से डिनोट करते हैं, इस तरीके से म्यू से केमिकल पोटेंशियल। तो देखो ये पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी हम बोलते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज। तो जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। ऐसे हमारे पास पार्शियल मोलर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी भी हो सकती है, हमारे पास ये क्या, हमने पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी बोला है। देखो क्या हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बच्चे, लाइक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती हैं सब्सटेंस के। क्या हुआ, अगर आप किसी आयरन की डेंसिटी बोलते हो, जैसे एक मेटल हमारे पास डेंसिटी है, इसकी अगर मैं डेंसिटी की बात करता हूँ, मान लेते इसकी डेंसिटी 2.3 है, ऐसा 2.3 आयरन है हमारे पास, तो अगर ये 1 किलो आयरन है तो उसकी भी डेंसिटी 2.3 रहेगी। अगर 100 किलो आयरन है वो भी डेंसिटी, क्योंकि इसका डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे पर यूनिट वॉल्यूम वो तो सेम रहेंगे। तो अगर आपने 1 ग्राम लिया, 1 किलो लिया, 1000 किलो लिया, उसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती, यानी कि जैसे आपने इसका मास चेंज किया, अमाउंट चेंज किया, तो ये
डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी। अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होता। अगर आपने क्या क्या विस्कोसिटी ली हमारे पास, तो विस्कोसिटी जो है वाटर की वो तो सेम ही रहनी है, चाहे वो 1 लीटर हो, 100 लीटर हो, 1000 लीटर हो। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ये वाली जो डेंसिटी हो गई, जो विस्कोसिटी होगी, रिफ्रैक्टिव, जो कि अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन हमारी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। लाइक हमारे पास एनर्जी थी, इंटरनल एनर्जी की बात की, उसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी की जो अमाउंट एनर्जी है जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर स्टोर है, अगर 1 ग्राम था तो कम एनर्जी होगी। लाइक एक बच्चा होता है उसके अंदर एनर्जी कम, एक अडल्ट हो गया और ज़्यादा एनर्जी, और बड़ा करेंगे साइज और ज़्यादा एनर्जी। तो हमारे पास क्या हो गया कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इनको, जो हमारे पास अमाउंट पे डिपेंड करते हैं। तो क्या बोलेंगे, अब हम लिखते हैं कि हमारे पास अगर हम बोलते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज लाइक क्या क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी, लाइक इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये फ्री एनर्जी जिसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, एक्सेट्रा, जितनी भी हमारे पास है आर एक्सटेंसिव इन नेचर। ये सारे की सारी कैसी हैं, आर एक्सटेंसिव नेचर या आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, दीज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ दीज डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहां से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि ये ऐसी प्रॉपर्टी अगर पेपर में आ जाता तो आपको लिखना था कि ये हमारे पास कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अगर हमें कंसीडर कर देते हैं, लेट अब हम बात करते हैं लाइक कंसीडर ए सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर ए सिस्टम हैविंग n1, n2, n, इस तरीके से हम आगे जाएंगे एक्सेट्रा, या ni, लास्ट में ni या n कर दें, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स and XBA extensive property of the system, and it depends upon देखो क्या बोल दिया हम लोगों ने बच्चे कि ये बोला था कि अमाउंट पे डिपेंड करेगी, यानी कि अमाउंट जो सब्सटेंस के अंदर हमारा जो सिस्टम बोला उसके अंदर 4 चीजें प्रेजेंट है, A B C D। तो कह रहा है कि अब A की वैल्यू भी अगर मैं चेंज करूंगा तो हमारे पास इस प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, B में भी चेंज करूंगा तो इसके ऊपर, यानी कि अगर n कंपोनेंट है तो इनके ऊपर इनकी वैल्यू डिपेंड करेगी इन प्रॉपर्टीज की। तो अगर बोला तो अब हमने x बोल दिया कि प्रॉपर्टी x है और ये एक्सटेंसिव है, तो हम ऐसा लिखते हैं x विल बी ए फंक्शन ऑफ क्या, अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड इट डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब हम बोल रहे कि ये x है, ये टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे। ये टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम एंट्रोपी ये वेरिएबल्स होते हैं, तो ऐसा नहीं कि ये x सभी पे करेगा। अगर मैं कोई दूसरा फंक्शन ले लूं, अभी लास्ट में करेंगे जब इसका डेरिवेशन कर लेंगे, क्या वो टेम्परेचर और वॉल्यूम पे डिपेंड कर सकता है, या उसकी वैल्यू वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंड कर सकती है, वॉल्यूम और प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स पे। तो अब क्या हुआ, x इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और क्या n1, n2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन हो गया। अगर मैं इनके टेम्परेचर में चेंज करूंगा तो x में चेंज आएगा, प्रेशर में चेंज करेंगे तो x में। अब हम नंबर ऑफ मोल्स में भी चेंज करेंगे तो हमारे पास किस में चेंज आ जाएगा, x पे यहां पर। और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अगर इन सभी को मैं n लिख देता हूं लास्ट में, तो इन सभी को मैं n1 प्लस n2 कर दूं इस तरीके से n तक, तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर अब देखो, अब इसको हम जब चेंज इस पे डिपेंड कर रहा है तो इस चेंज को क्या कर सकते हैं, फॉर ए स्मॉल चेंज हम क्या लिख सकते हैं, फॉर ए स्मॉल चेंज
तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, अब क्या, करली एक्स बाय करली टी। अब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट कर देता हूं, लाइक प्रेशर भी, N1 to B यानी कि Nn तक सारी चीजें क्या कर दी हम लोगों ने, कांस्टेंट कर दी। इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं इसको। N1 कोमा डैश डैश Nn तक। अब यहां पे क्या आएगा, dt प्लस फिर क्या, करली x अपॉन करली p। अब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर क्या हो गया, N1 भी और डैश डैश करके हम लोग Nn तक कॉमन कर दें, कोमा लगा के इस तरीके से। फिर क्या होगा, dp प्लस अब क्या हो जाएगा, करली x बाय करली N1, n के रिस्पेक्ट में dN1। अब यहां से क्या, टेम्परेचर प्रेशर N2 के रिस्पेक्ट में, N2 कांस्टेंट है, इस तरीके से Nn प्लस फिर हम लास्ट क्या लिख सकते हैं, ऐसे करली x बाय, ऐसे ही क्या हो जाएगा, करली N2 टेम्परेचर प्रेशर, अब कांस्टेंट क्या होगा, N1 और बाकी Nn तक, और यहाँ पे dN2। और ये इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि बाकी नीचे तक Nn तक मैं वेरी कर सकता हूं। अब हुआ क्या बच्चे, इसके अंदर अगर हम देखें अब यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये dx आ गया चेंज हमारे पास जो दिखाई दे रहा है, अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, लाइक एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मेरे पास dx को मैं टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट दिखा दी, तो क्या लिख सकता हूं, ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि dt क्या हो जाएगा, देन dt इक्वल्स टू जीरो एंड dp इक्वल्स टू जीरो। तो ओवरऑल मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से करली x, करली इसलिए लगा देते हैं, dx लिख सकते थे, लेकिन जब मैं किसी कांस्टेंट टर्म को लगाता हूं, डिफरेंसेस को हम करली से रिप्लेस कर देते हैं, तो करली x अपॉन करली N1 टेम्परेचर प्रेशर कहां से, N2 से स्टार्ट होगा, N2 और इस तरीके से Nn, और यहां से क्या, dN1 प्लस करली x अपॉन करली N2 dN2 टेम्परेचर प्रेशर N1 और कोमा करके N2 गायब हो गया यहां से, Nn, और इस तरीके से प्लस हमारे पास आ गया। जो बच्चे ये आता है करली x बाई करली n, इसको बोलते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। दिस, इसको अब यहां पे बोलते हैं दिस टर्म करली x अपॉन करली n i। अगर मैं बोलता हूं ith कंपोनेंट के लिए, फॉर ith कंपोनेंट, ऐसा लिख सकता हूं, फॉर ith कंपोनेंट हो, तो मैं ये 1 की जगह क्या आ जाएगा, i, और यहाँ पे dni, तो टेम्परेचर प्रेशर N1 से लेकर Nn तक, लेकिन i वाला चला जाएगा। ये जो हमारे पास यहाँ पर ऐसा लिख दिया, करली x बाई करली ni को मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ, इस टर्म को हम बोलते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। और इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको कर देते हैं x बार से, ऐसा x बार से, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार, और किसके रिस्पेक्ट में नीचे लगा देते हैं i, कि कह रहे हैं कि मेरे पास जो ये प्रॉपर्टी थी उसके अंदर चेंज आ जाता है, कब, जब मैं ith कंपोनेंट चेंज करता हूं, तो अब ith कंपोनेंट चेंज करने से जो मेरी इस प्रॉपर्टी में चेंज आता है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं xr बाय। इसका मतलब है कि ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो मैं ith कंपोनेंट को चेंज कर रहा हूं, यानी कि कोई जो भी मेरे पास अलग अलग ABCD था, तो उसके अंदर कुछ वैल्यू चेंज आता है, इसी को बोलते हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी हो गई। अब ऐसे ही बच्चे, इसको मैं क्या से रिप्रेजेंट कर सकता था, इसको मैं ऐसा, तो देयरफॉर dx tp एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे, ये ऐसा लिख सकते हैं, ये इस तरीके से, या इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x बार i, ये नीचे यहां पे लगा सकते हैं इसकी जगह हटा के, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय xi बार, क्योंकि ith कंपोनेंट। तो अगर मैं इस वैल्यू में पुट अप कर दूं, देयरफॉर dx tp इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या हो गया, x बार i dni, सॉरी बार i नहीं, ये 1 आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो कंपोनेंट है वो कैसा है, यहां पर 1 कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में हम बता रहे थे, तो 1 dn1 प्लस x बार 2 dn2 इस तरीके से डैश, इसको मैं इक्वेशन बोल देता हूं लाइक 1। तो अब हमारे पास बच्चे ये इक्वेशन आ गई कि वो पार्शियल मोलर, ये ऐसा डिपेंड कर रहा है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी dn1। अभी क्या हुआ, अगर मैं x को बोल देता हूं, वो g था फंक्शन, क्या था, लेट x बी द g, लेट
एक्स बी गिव्स फ्री एनर्जी, यानी कि मैंने x को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, g से, क्योंकि g भी क्या एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो देयरफॉर अब क्या हो गया, और ये जो प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव, g इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक्सटेंसिव लेट x b गिव्स फ्री एनर्जी एंड g इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो इसलिए हमने पहले यहां पे ये x को माना टेम्परेचर प्रेशर के रिस्पेक्ट में मान लिया। अगर मैं यहां पर a मान लेता, फंक्शन a होता है हमारे पास हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, तो ये फंक्शन होता है वॉल्यूम का, टेम्परेचर का और नंबर ऑफ मोल्स का। तो उस टाइम पे ये हमारे पास जो होगा बनेगा, उसको पार्शियल मोलर फ्री की जगह नहीं बोलूंगा, पार्शियल मोलर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी बोलूंगे। तो इसी को हम बाद में इसको बचाने के लिए, तो हमने ये अब x को ही डायरेक्ट g लिख दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर g इज ए फंक्शन ऑफ किसका, टेम्परेचर प्रेशर n1 फिर डैश डैश n। तो अब हम क्या लिख सकते हैं ऐसी, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम क्या लिख सकते थे, डी जी टेम्परेचर और फंक्शन, तो इट इज इक्वल्स टू, हम डायरेक्टली लिख देंगे। अब क्या, अगर मैं n1 के रिस्पेक्ट में करूंगा तो मेरे पास क्या था, यही करली जी अपॉन करली n1 डी n1, इस इक्वेशन के अंदर ये बन गया टेम्परेचर प्रेशर n2 nn प्लस करली जी अपॉन करली n2 dn2। कुछ नहीं किया, दोबारा से किया, यहाँ पे आप शुरू में ही g बना देते तो आपको दोबारा से इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप g लिख सकते हो, g भी द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर तो यहाँ पे x की जगह g करोगे तो हमारा यही हम लिखना है एक टाइप से, यहाँ से इस तरीके से टेम्परेचर प्रेशर n1 nn ऐसा। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता था, g बार। अब देखो ये क्या था, अब इसी को अब हम लिख सकते हैं करली जी अपॉन करली ni के रिस्पेक्ट में, dni के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर प्रेशर और n1 से nn तक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, g बार अब i के रिस्पेक्ट में, और इसी g बार i को हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू म्यू आई, बार कटा के, यानी कि इसी को क्या बोला, पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। ये क्या हो गया, जब g था तो जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी बोला, क्या लिखा देखो, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी। अब जब ये x g हो गया तो इसी को क्या बोल दिया, दिस इज पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, या इसी को बोलते हैं पार्शियल मोलर गिव्स फ्री एनर्जी। और इसका सिंबल ये है, या इसकी जगह हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस g बार को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। तो ओवरऑल अब मैं सब्सटीट्यूट कर दूं यहाँ पे तो क्या बनेगा, डी जी टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में, तो इसको क्या है, μ1 dn1 प्लस, अरे बाकी तो अब ये पूरे का पूरे कांस्टेंट को हटा ही दिया, प्लस μ2 dn2, इस तरीके से डैश डैश। ये हम चाहते थे बच्चे, कुछ नहीं किया। अगर आप यहीं पे g कर देते तो ये g आ जाता इधर g। अब हम लिख देते कर ली g बाई ये कर लिया नहीं g बार, इस g बार को हम यहाँ पे लिख देते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आप दोबारा से बच जाते हैं। लेकिन बुक में ऐसा किया है, क्योंकि इसलिए किया क्योंकि अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है। तो जब हम एक्स जी माना तो इस तरीके से। अब यहां पर क्या आ गया, ये बता रहा है कि मेरा गिव्स फ्री एनर्जी में कितना चेंज आता है जब मैं फर्स्ट कंपोनेंट चेंज करता हूं, ये मैं दूसरा कंपोनेंट चेंज करता हूं तो मेरा कितना चेंज आता है। तो इस केमिकल पोटेंशियल, ये क्या हो गया, इसको हमने बोला केमिकल पोटेंशियल, म्यू से डिफाइन किया या पार्शियल। तो इसकी डेफिनेशन लिखे तो क्या डेफिनेशन लिखते हैं, देखो कि इसकी डेफिनेशन क्या है, जब मैं एक कंपोनेंट होता आई उसकी वैल्यू में चेंज करता हूं, कितना, 1 मोल चेंज करूं या ऐड कर सकता हूं या 1 मोल सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तो मेरी जो गिव्स फ्री एनर्जी में चेंज आता है सिस्टम के अंदर, वो किसके इक्वल होता है, केमिकल पोटेंशियल। तो यहीं से इसकी एक डेफिनेशन आ जाती है केमिकल पोटेंशियल की। आप डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, जो केमिकल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, केमिकल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज चेंज इन gives free energy, change in gives free energy of the system when of any component। क्या gives chemical potential is defined as change in gives free energy
पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ पे एक वर्ड ज़्यादा बेटर रहेगा ऐसा, केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट, ऐसा ऐसा केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि ये एक ith कंपोनेंट के लिए बोला, 1 के लिए बोलूंगा 2 के लिए। तो केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट डिफाइन एज चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन 1 mole of that component at constant टेम्परेचर एंड प्रेशर। कुछ नहीं किया बच्चे, ये बोल रहा है कि केमिकल पोटेंशियल किसी भी कंपोनेंट का, मैं क्या बोलता हूं कि उस कंपोनेंट का अगर मैं 1 मोल चेंज करता हूं आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट, उससे जो गिव्स फ्री एनर्जी में सिस्टम के अंदर जो चेंज आएगा उस चेंज को मैं बोलूंगा केमिकल पोटेंशियल ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये डेफिनेशन अलग से आ सकती है, डेरिवेशन आ जाता तो आपको गिव्स फ्री केमिकल पोटेंशियल के बारे में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते थे, लेट एक्स बी गिव्स फ्री एनर्जी एंड जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड जी इज फंक्शन ऑफ, इस तरीके से। तो लिखकर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, अब ये आ गया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, अब मेरे पास पता है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई चेंज इनका। अब यहां पे बोला इफ वी हैव N1 N2 इस तरीके से N मोल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट देन ऑन इंटीग्रेशन। देखो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 मोल चेंज करने से, ये डीएनए क्या मतलब चेंज करने से। तो केमिकल पोटेंशियल एक सब्सटेंस का हमारे पास कितना 1 मोल के लिए, और मैं 3 मोल चेंज करूं तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा यहां पर। तो अब मैं ऑन इंटीग्रेशन कर दूं तो जी क्या आ जाएगा, टोटल जो हमारी सिस्टम की गिव्स फ्री एनर्जी, ऐसा टेम्परेचर, अब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, ये क्या आ जाएगा μ1 इंटू N1 मोल्स था प्लस μ2 इंटू N2, इस तरीके से। देखो बच्चे कुछ नहीं, इन दोनों में क्या था, ये तो चेंज बता रहा है कितना चेंज आ रहा है, क्योंकि ये बताता है 1 मोल के रिस्पेक्ट में चेंज। अगर मैं 3 मोल कर दूं तो 3 से गुना करूंगा ना, ये बताता है दूसरों कंपोनेंट के 1 मोल चेंज करने से कितना एनर्जी में चेंज आता है गिव्स फ्री में। अब मैं 3 मोल कर दूंगा तो 3 से गुना, या 10 मोल कर दूं 10 से गुना, इस तरीके से। अगर मैं टोटल एनर्जी देखना चाहता था, मेरी फ्री एनर्जी कितनी है वहां पर, तो मेरे पास 1 के चेंज करने से कितने आता है, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने, दूसरे के चेंज करने से तीसरे के टोटल नंबर ऑफ मोल। तो ऐसा जब इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल गिव्स फ्री एनर्जी मिल जाती है, किसके, सिस्टम की। यहां पर ये ऐसा आ गया। अब हमें एक चीज यहां पे पता होनी चाहिए बच्चे, मान लेते हैं कि मेरे पास एक ही कंपोनेंट है, ये सिस्टम था, इसमें मेरे पास एक ही कंपोनेंट है, ए सब्सटेंस है। तो मेरे पास जो जी होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सो देयरफॉर जी किस पे डिपेंड करता, इज इक्वल्स टू μ1 N1 था, तो ये केवल μ1 इसकी केमिकल पोटेंशियल पे, उसके नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता टोटल। अगर मैंने बोल दिया इसका नंबर ऑफ मोल्स भी कितना है, 1 है, तो अब ये 1 हो जाएगा, N1 की वैल्यू पुट 1 कर दे तो जी क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू केमिकल पोटेंशियल। तो वहां पर एक टर्म आ जाती है कि नॉर्मल एक गिव्स फ्री एनर्जी केमिकल पोटेंशियल के कब इक्वल हो जाता है, अगर मेरे पास एक ही कंपोनेंट होता है, एक ही कंपोनेंट, उसका एक ही मोल प्रेजेंट है टोटली, तो उस टाइम पे जो हमारी गिव्स फ्री एनर्जी होती है, अब लिखेंगे फॉर वन कंपोनेंट हैविंग only 1 mole G is equals to म्यू, यानी कि उस टाइम पे मेरी गिव्स फ्री एनर्जी केमिकल पोटेंशियल के इक्वल आ जाती है। आपको जो दिखाना था, आपको ये एक्सप्रेशन दिखाना है बच्चे। अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो हमें बता दोगे कि ये हमारे पास आ जाता है, टोटल इसके इक्वल आएगा, क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटीग्रेशन करने से, और 1 कंपोनेंट सिस्टम के अंदर जिसमें एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट हो, 2-3 ना हो, उसके अंदर 1 मोल के लिए केमिकल पोटेंशियल, क्योंकि ये नीचे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, वो किसके इक्वल होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। तो ये था हमारे पास केमिकल पोटेंशियल या पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। ऐसे ही अगर अब आप लिख देते बच्चे, देखो ये था मैंने लिखा था ए, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा था हमारे पास। अब देखो एक चीज यहीं पे लिख देते हैं साइड में, ऐसा आप यू बार भी लिख सकते हो, क्या हुआ, म्यू आई बार। इसका मतलब अब मेरा
इंटरनल एनर्जी में चेंज देखता हूं मैं किसी आई के रिस्पेक्ट में। अब यहां पे जो कांस्टेंट कंडीशंस होंगी वो अलग अलग होंगी। तो यहां पे कांस्टेंट होती है एंट्रोपी और वॉल्यूम की, और हमारे पास ये n1 से लेकर nn तक। ऐसी अगर मैं यहाँ पे a ले लेता हूँ, a बार या h बार, इस तरीके से h बार या a बार, इसको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ith कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे एक ही चीज अलग अलग नहीं है, तो अब हम क्या लिखेंगे, जैसे करली h अपॉन करली ni। तो यहां पर हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी h नहीं a नहीं, f या a बोलते हैं बच्चे, सॉरी h तो एंथैल्पी हो जाता है हमारे पास, ऐसा f से रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी किसी बुक में f बार या हमारे पास a बार। तो यहाँ पे a बार लगाओ या f बार लगाओ, तो a आ गया। तो यहाँ पे हमारी कंडीशंस अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक वॉल्यूम आएगा, सॉरी प्रेशर आएगा, और एक टेम्परेचर आता है, सॉरी ए, यहां पे वॉल्यूम और टेम्परेचर आता है, और n1 से लेकर ये nn तक आएगा इस तरीके से। अगर आप h की बात कर देते हैं, h बार आयोटा, यहां पर h आई के लिए, तो यहां पे करली h बार करली ऊपर बार लगानी जरूरत नहीं, तो करली h अपॉन करली ni। तो यहां पर हमारे पास एंट्रोपी और प्रेशर और n1 से लेकर nn तक ith वाला कंपोनेंट मिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से, तो ये सारी की सारी, ये भी पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी है, पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी, पार्शियल मोलर हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, पार्शियल मोलर एंथैल्पी, क्योंकि सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हमें यहाँ पर ही जो फर्स्ट लेके चलना था ये कंडीशन अलग अलग लेके चलते हैं। तो इस केस में हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट रखना, यहाँ पे एंट्रोपी और वॉल्यूम कांस्टेंट रखना था, यहाँ पे एंट्रोपी और प्रेशर। तो ये समझाने के लिए था। तो अब आपको पता चल गया होगा कि केमिकल पोटेंशियल होता क्या है। केमिकल पोटेंशियल होता है जब भी मैं किसी भी एक कंपोनेंट को चेंज करूं और उसकी वजह से जो मेरा गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम के अंदर चेंज आता है, एक मोल चेंज करने से कंपोनेंट, उसी को मैं बोलता हूं केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट। इसके बाद हमारे पास दो टर्म आती हैं, एक आती है एक्टिविटी और एक आती है फ्यूगेसिटी। अब देखते हैं वो क्या होती है। फ्यूगेसिटी, तो देखो फ्यूगेसिटी क्या होती है, इसको समझने से पहले आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की है। हमें पता है दो गैसें होती हैं हमारे पास, एक रियल गैसें होती हैं और एक हमारे पास आइडियल गैस होती हैं। इन आइडियल गैस में जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई इंटरेक्शंस नहीं होती, नो इंटरेक्शंस। देखो यहाँ पे इंटरेक्शंस नहीं होती। तो अब हमारे पास जो रियल गैसें होती हैं, जो कि हमारे पास वैसे तो कोई आइडियल गैस है ही नहीं, हमने बोला कि उनके बीच में इंटरेक्शन ना हो, तो ऐसी गैस उसको आइडियल बोलेंगे। तो रियल गैस में क्या होता है, इनके बीच में होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके मोलिक्यूल्स के बीच में क्या होती हैं, इंटरेक्शंस होती हैं, या हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। तो इनके यहाँ पे जो मोलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में क्या होती हैं, अलग अलग इंटरेक्शंस। इंटरेक्शंस का मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। अब इन इंटरेक्शंस की वजह से ये क्या करते हैं, डेविएशन शो करते हैं। दे शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। बिहेवियर IOUR बिहेवियर। तो ये कह रहे हैं कि इन इंटरेक्शन की वजह से जो रियल गैस होती हैं अपना डेविएशन शो करते हैं किससे, आइडियल गैस से। अब हुआ क्या, देखो हमारे पास अगर समझते हैं कि डेविएशन का क्या मीनिंग है। अगर मेरे पास एक गैस होती है कंटेनर में बच्चे, और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शंस नहीं होती, तो ये जब स्ट्राइक करेंगे तो हमारे पास जब मॉलिक्यूल्स कंटेनर्स की वॉल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं तो प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर क्या होता है, जनरेट। यानी कि प्रेशर कब होता है, प्रेशर होता है जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं वॉल्स के साथ कंटेनर के, तो उसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है, हमारे पास प्रेशर है। अगर यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं है तो मान लिया प्रेशर की वैल्यू हमारे पास 2 बोल दिया, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया हमारे पास, ये 2 atm प्रेशर है। अगर बाई चांस ये मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करें, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा,
तो ये अगर इंटरेक्शन होगा तो ये उतनी फोर्स से स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे क्योंकि दूसरा पीछे से उसको अटैक करेगा। तो अब यहां पे भी प्रेशर जनरेट होगा। देखो सेम मोलिक्यूल थे, मान लेते हैं 2 मोल्स से किसी भी गैस के, यहां पर भी 2 मोल्स है उस गैस के, लेकिन जब उसके अंदर कोई इंटरेक्शन नहीं है तो उसको मैंने बोल दिया एक टाइप से आइडियल गैस हो गई, आइडियल गैस हो गई। अब जब उसके बीच में इंटरेक्शंस हो गई तो नंबर ऑफ मोल्स और 2 मोल, अब जब ये प्रेशर आएगा तो ये प्रेशर इस प्रेशर से क्या होगा, ऊपर वाले से कम, तो ये 1.8 या 1.9 इस तरीके से या ऐसा मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले से कम होगा क्योंकि ये उतनी इफेक्टिवली स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे वोल्स के साथ। तो क्या हुआ, तो इस रियल गैस जो ये प्रेशर है, तो जितना प्रेशर होना था, एक्चुअल प्रेशर जो मिलना था, उससे ये प्रेशर क्या मिलता है, कम। तो अब क्या है, इस प्रेशर को जब रियल गैस में जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को हमने डिनोट कर दिया किससे, फ्यूगेसिटी से। कुछ नहीं बोला, रियल के गैस में, जो रियल गैस के केस में जो हमें प्रेशर मिलता है उस प्रेशर वाली टर्म को हमने फ्यूगेसिटी से रिप्लेस कर दिया। फ्यूगेसिटी का मतलब हो गया कि प्रेशर जो हमें मिलता है रियल केस के केस में, क्योंकि वो एक्चुअल प्रेशर से क्या होता है, कम होता है। तो फ्यूगेसिटी क्या है, इट एक्सप्रेस या इट रिप्रेजेंट प्रेशर इन केस ऑफ रियल गैस, as in case of real gas the observed pressure is less than the actual pressure, कि जितना प्रेशर होना था उससे कम मिलता है। इसलिए रियल गैस में जो प्रेशर वाली टर्म को ही P को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं F से, कुछ नहीं है। प्रेशर को अब हम फ्यूगेसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये एक F सिंबल से करते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं एज, क्या लिखेंगे, एज रियल गैस शो deviation from ideal gas behavior so G and Lewis, ये नाम था इसका, लुइस इंट्रोड्यूस, तो जी एंड लुइस इंट्रोड्यूस फ्यूगेसिटी, इसने इंट्रोड्यूस कर दिया क्या, फ्यूगेसिटी, इंट्रोड्यूस फ्यूगेसिटी टर्म एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रेशर। प्रेशर टर्म कुछ नहीं किया इसने बोला कि फ्यूगेसिटी टर्म ला दिया एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रेशर टर्म या प्रेशर ऑफ रियल गैस, एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रेशर ऑफ रियल गैस। कुछ नहीं था बच्चे, प्रेशर ही था। जो रियल गैस का जो प्रेशर होगा वो एक्चुअल से कम होता, अगर इंटरेक्शंस नहीं होती तो वहां पे ज्यादा, तो उस प्रेशर को रिप्रेजेंट कर दिया F से। ये इतना, कुछ नहीं किया इसने ऐसा। और उसने बोला कि हमारे पास एंड इतना था, हमारे पास फ्यूगेसिटी ऑफ क्या था, टर्म एज ए सब्स्टिट्यूट प्रेशर ऑफ रियल गैस। ऐसी एक टर्म एक्टिविटी इंट्रोड्यूस की, वो सॉल्यूशन में की है हमारे पास, उसका इफेक्टिव कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। वो देखते हैं इसके बाद क्या होती है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, नाउ केमिकल पोटेंशियल is related to pressure of ideal gas by relation, कि क्या हुआ कि क्या म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नोट प्लस आर टी एल एन पी। ये क्या है, प्रेशर हो गया आइडियल गैस का, टी कांस्टेंट आर कांस्टेंट। ये क्या है, केमिकल पोटेंशियल ऑफ गैस इन स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है कि एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान से सुनो बच्चे, क्या हुआ कि एक रिलेशन हमारे पास होता है जहां पे प्रेशर और केमिकल पोटेंशियल एक दूसरे रिलेटेड। केमिकल पोटेंशियल क्या हुआ था, देखो अगर मेरे पास अभी क्या बोलती है, गैस है, ए गैस थी, ए के मॉलिक्यूल्स हैं, तो कह रहा है कि अब मेरे पास यहाँ पे कुछ एनर्जी होगी, गिब्स फ्री एनर्जी सिस्टम की होगी, यानी कि इस सिस्टम के अंदर एक के ऊपर अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर है, उस टाइम पे जो एनर्जी इसके अंदर होगी, जो एनर्जी किस पे होगी, कांस्टेंट टेम्परेचर भी कर दूं, कांस्टेंट प्रेशर भी कर दूं इस सिस्टम का, उस टाइम पे जो एनर्जी, उसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं जी। अब कह रहा है कि इस जी हो गया, अगर मैं इसके अंदर 1 मोल ए का कम कर दूं या ऐड कर दूं, उस टाइम पे जो जी के अंदर डिफरेंस आएगा
उसको केमिकल पोटेंशियल बोला। यानी कि क्योंकि जी ए के नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड करती है, तो क्या बोला, देखो यही चीज बोली, जी यू क्या था, अभी हमने किया था जस्ट कि इस ए के एक नंबर ऑफ मोल्स, एक मोल ऐड कर दो सब्ट्रैक्ट करने से जो मेरा जी में एनर्जी में चेंज आएगा उसी को बोला केमिकल पोटेंशियल। अब मेरे पास गैस के मोलिक्यूल, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर भी होगा। अब अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करता हूं तो ज्यादा स्ट्राइक करेंगे मेरे वॉल्स के साथ, ज्यादा प्रेशर होगा, अगर कम होंगे तो प्रेशर कम। तो अब मेरा केमिकल जब इस नंबर ऑफ मोल्स को चेंज कर रहा है तो मेरा प्रेशर भी चेंज हो रहा है और मेरा केमिकल पोटेंशियल भी। तो कह रहे कि रियल गैस में ये रिलेशन होता है। अब ये तो केवल एक गैस था, अगर मैं बोल दूं इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ रियल गैस, इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस, P टर्म इज, यानी कि प्रेशर टर्म इज रिप्लेस्ड बाय पार्शियल प्रेशर। कुछ नहीं हुआ बच्चे, सिंपल सा था कि अब बोल दिया कि मेरे पास ए और बी मोलिक्यूल है, ए और बी। अब मेरे पास ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, आइडियल गैस ही है। तो अब मैं किसी एक कंपोनेंट के लिए बोलूंगा तो मैंने क्या बोल दिया, ith कंपोनेंट के लिए मैं बात करता, म्यू आई लिख दिया या म्यू ए लिखता है। यहां पे मैंने एक आई भी गैस डाल दी, आई गैस भी डाल दी, यहां पर आई गैस। तो अब मैंने क्या बोला, तो मेरा म्यू आई क्या होगा, म्यू नोट आई प्लस आर टी एल एन। तो अब प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ आई, यानी कि अब मैं आई को चेंज करूंगा तो आई की वजह से जो प्रेशर में चेंज आएगा, यानी कि जो आई का यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रेशर किसका होगा, प्रेशर ऑफ आई, प्रेशर ऑफ बी की वजह से प्लस प्रेशर ऑफ ये ए की वजह से। तो अगर मैं आई को चेंज कर रहा हूं बच्चे, आई को चेंज कर रहा हूं तो मेरे पास ए और बी का तो प्रेशर सेम रहेगा, तो इस आई के चेंज करने से मेरे पास यही प्रेशर चेंज होगा आई की वजह से जो इसमें प्रेशर है। और जब एक से ज्यादा गैस होती है तो उस प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, क्योंकि टोटल प्रेशर तो इन सभी का सम है ना, इन तीनों का पार्शियल ऐड करूंगा तो टोटल। तो अगर मिक्सचर होता है आइडियल गैस का तो हम बोलते हैं म्यू आई, यानी कि केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल्स टू म्यू नोट आई प्लस आर टी एल एन पी आई। फॉर ith कंपोनेंट लिख देते हैं, फॉर इन ए मिक्सचर ऑफ रियल गैस प्रेशर इज रिप्लेस्ड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट लिख दूं या गैस, प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। ऐसा कि उसको P को खाली P टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं I बोल दिया तो ये Pi, ऐसा बात। तो अब क्या लिखेंगे, बट इन केस ऑफ रियल गैसेस P term is replaced by fugacity, pressure is replaced by fugacity term। कुछ नहीं किया, यही है म्यू आई इक्वल्स टू म्यू नोट आई प्लस आर टी एल एन एफ आई लिख देंगे K1, या आई नहीं लिखो तो म्यू इक्वल्स टू म्यू नोट प्लस आर टी एल एन एफ। इससे ज्यादा हम लोगों ने कुछ नहीं किया। यहां पर क्या है, एफ आई इज द फ्यूगेसिटी ऑफ ith कंपोनेंट इन रियल गैस। ये था केवल बच्चे कि रियल गैस अगर मिक्स कर दो तो उस टाइम पे जो एक वाली गैस का जो प्रेशर होगा उसको हमने उसका फ्यूगेसिटी से रिप्रेजेंट कर दिया। या अब एक रिलेशन होता है मेरा फ्यूगेसिटी ऑफ प्रेशर में, वो रिलेशन क्या बोलता है, एंड फ्यूगेसिटी इज इक्वल्स टू एंड एफ इज इक्वल्स टू गामा इनटू पी। ये हमारा एक प्रेशर था, जितना एक्चुअल प्रेशर था, ये क्या था, एक्चुअल प्रेशर जितना रियल गैस में होना चाहिए था, ये गामा है। इसको बोलते हैं फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट की वैल्यू लेस देन 1 होती है, किस केस में, रियल गैस में। क्योंकि देखो अगर 1 हो गया तो मेरा जो प्रेशर हमें मिल रहा है और जो एक्चुअल प्रेशर है वो सेम होगा। वो तभी हो सकता है, यानी कि फॉर रियल गैस लिख सकता हूं, फॉर आइडियल गैस गामा इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर एफ इज इक्वल्स टू पी। यानी कि जो एक्चुअल में होता है और जो हमें ऑब्जर्व्ड होता है, जो हमें मिलता है, जिसको मैंने बोला, ये दोनों सेम ही होते हैं। लेकिन अब बट इन केस ऑफ एंड हम ये लिख सकते हैं, एंड फ्यूगेसिटी इज रिलेटेड टू, यहां पे लिख सकते हैं फ्यूगेसिटी इज रिलेटेड टू एक्चुअल प्रेशर बाय रिलेशन, ये इतना, एंड फॉर आइडियल गैस ये इतना, एंड फॉर रियल गैस
गामा इज लेस देन 1, तो लेस देन 1 होगा तो ये 1 से कम 0.9 ही हुआ, तो 0.9 इंटू पी करूंगा तो ये फ्यूगेसिटी क्या है 0.9, यानी कि तो अब क्या होगा 49 गैस फ्यूगेसिटी इज लेस देन 1, यानी कि जो एक्चुअल प्रेशर से जो प्रेशर मिलता है वो क्या होता है कम। कुछ नहीं था बच्चे, फ्यूगेसिटी टर्म आएगी तो आपने ये लिखना था कि ये क्या बताता है, सब्स्टिट्यूट होता है प्रेशर का किसमें, रियल गैसेस में। ये समझने के लिए हम लोगों ने किया। तो ये एक्सप्रेशन निकालना था कि ये केमिकल पोटेंशियल और इसका ये रिलेशन होता है। इसका मतलब है अगर मैं केमिकल पोटेंशियल में चेंज करूंगा तो मेरा प्रेशर में चेंज आएगा, वो तो हम देख ही चुके हैं भाई, क्योंकि प्रेशर में चेंज आता ही आता है। और प्रेशर में चेंज क्योंकि तभी आएगा जब मोल चेंज करूंगा, मोल चेंज करूंगा तो जी में चेंज आएगा, जी में चेंज आ गया तो मेरा केमिकल पोटेंशियल हो गया। तो जो फैक्टर जी को म्यू को अफेक्ट करेंगे गैसेस में केमिकल पोटेंशियल को, वो उसके फ्यूगेसिटी को भी क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो ये था हमारे पास फ्यूगेसिटी, और ये हम गैसेस के केस में ही यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्टिविटी टर्म, और एक्टिविटी टर्म हम बच्चे हम सॉल्यूशन के केस में करते हैं, यानी कि एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है इफेक्टिव कंसंट्रेशन को। एक्टिविटी इसको हम ए से डिनोट करते हैं। देखो बच्चे एक्टिविटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज ए मेजर ऑफ effective concentration of an ion or electrolyte, या ये तो हम आयन या इलेक्ट्रोलाइट, या इसी को हम बोल सकते हैं इट इज ए मेजर ऑफ effective concentration of any component in solution, कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर किसी भी, क्योंकि सॉल्यूशन कब मिलता है, लाइक हमारे पास मैंने मिल्क और वाटर को ही मिला दिया, मिल्क प्लस वाटर को ही, तो एक हमारा सॉल्यूशन बन गया था। तो अब हम बोल रहे हैं अगर मैं मिल्क की बात करूं तो उसके कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में इसके इफेक्टिव कंसंट्रेशन, या वाटर के रिस्पेक्ट में तो इसके इफेक्टिव कंसंट्रेशन की जब हम बात करते हैं तो ये जनरली क्या है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। देखो इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती क्या है बच्चे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे फेज इक्विलिब्रियम में भी। मान लेते हैं, देखो इसको समझते हैं इफेक्टिव कंसंट्रेशन का क्या मीनिंग है। हम बोलते हैं हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे ही एक रियल सॉल्यूशन। यहां पे हमारे पास इन सॉल्यूशन के बीच में जो मॉलिक्यूल्स है वहां पे इंटरेक्शन नहीं होंगी, वहां पर यहां पे हमारे पास फास्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होंगे। तो यहां पे देखो, यहां पे नो इंटरेक्शंस लिख सकते हैं, नो इंटरेक्शंस मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहां पे क्या होती है, इंटरेक्शंस होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकती है, रिपल्सन, वो भी हम डिस्कस करने वाले हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें। तो कह रहे हैं कि इन इंटरेक्शंस की वजह से अगर मेरे पास वहां पे आइंस हैं, मान लेते हैं ए और बी आइंस है, प्लस नेगेटिव, ए प्लस और बी नेगेटिव आइंस है, या मैंने ए कंपोनेंट बोला है, बी मेरा दूसरा कंपोनेंट है। तो क्या हुआ कि ये जितनी स्पीड से नॉर्मली मूव करता, क्योंकि आइंस ही हमारे सॉल्यूशन के अंदर ये कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंडक्टिविटी या हम मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं, और हमारे पास सॉल्यूशन में आइंस ही करंट को कैरी करते हैं। अगर मैंने करंट पास करवाया तो हमारे पास तो क्या हुआ कि अब ये जो जितना कंट्रीब्यूशन करते हैं मोलर कंडक्टेंस में, अगर इनके बीच में कोई अट्रैक्शंस नहीं होती तो इसकी जो स्पीड तो मूवमेंट करने की वो ज़्यादा होती है, उसको मैं वेलोसिटी बोल सकता हूँ। तो कह रहे हैं कि अगर इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं तो ये ज़्यादा स्पीड से मूव करेंगे ना, इनकी जो स्पीड होगी मूव करने की वो ज़्यादा होगी, जल्दी जल्दी मूव करेंगे हमारे पास। लेकिन अगर यहाँ पे इनके बीच में इंटरेक्शंस है तो ये भी मेरे पास कम स्पीड से मूव करेंगे, ये भी कम स्पीड से मूव करेंगे आपस में कम स्पीड से। तो मेरे पास जो इनका कंट्रीब्यूशन मिलना था एक टाइप से, किसमें अगर मैं मोलर कंडक्टेंस से बोल देता हूँ, तो वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अब कम मिलेगा तो इसका मतलब है कि पहले 10 मॉलिक्यूल्स के 10 ये थे 10 ये थे, तो 10 20 की वजह से हमें ओवरऑल चेंज मिल रहा था। लेकिन अब इंटरेक्शन की वजह से है तो 20, लेकिन हमें जो इफेक्ट दिखाई देगा एक टाइप से 18 का इक्विवेलेंट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो कंसंट्रेशन थी एक टाइप से 10 20 थी, लेकिन अब कितना है, हमें 18 का ही दिख रहा है। तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन बोल देते हैं, मेजरमेंट ऑफ क्या, इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन और इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि अब इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा मेरे पास, किनकी स्पीड कम हो जाएगी, जो कंट्रीब्यूशन होगा हमारे पास किसके अंदर, अरे करंट के अंदर कैरी करने में या हमारा कंडक्टेंस में, वो कम मिलेगा। और क्यों, क्योंकि इनकी अट्रैक्शंस की वजह से हमारे पास अलग अलग इफेक्ट आ जाते हैं, जिसको हमने बोला था लाइक इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट हमारे पास, या एसिमेट्रिक इफेक्ट आ जाता है। तो ये तो हमें जरूरत नहीं है, ये हम आप लोग आपस में पहले ही डिस्कस कर चुके हो,
जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया था आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर, तो यही हम बताते हैं कि एक्चुअल इफेक्टिव कंसंट्रेशन बताता आयन और इलेक्ट्रोलाइट, और या इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन कौन सा है हमारे पास? रियल सॉल्यूशन है। अब ऐसे ही देखो, अब हम बता सकते हैं कि केमिकल पोटेंशियल एंड केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट इज रिलेटेड टू concentration by relation क्या है? ऑफ एनी कंपोनेंट इन आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू ऐसा, म्यू आई इक्वल्स टू म्यू नोट आई प्लस आर टी एल एन सी आई। ये कंसंट्रेशन होगी हमारे पास रियल आइडियल के केस में। लेकिन अब रियल में अट्रैक्शंस होगी, तो अब इस कंसंट्रेशन टर्म को ही बच्चे हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया ए टर्म से, बाकी कुछ नहीं है। ये भी कंसंट्रेशन है और ये भी कंसंट्रेशन है, बट इन केस ऑफ रियल सॉल्यूशंस concentration term is replaced by किससे? एक्टिविटी। तो हम क्या लिखेंगे? म्यू आई इज इक्वल्स टू म्यू नोट आई प्लस आर टी एल एन ए आई, यानी कि उसकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगी उस कंपोनेंट की। अब हमारे पास एंड ये हमारा रिलेशन हो गया, तो अब एक्टिविटी डिपेंड करेगी। अब क्या लिख सकते हैं? एक्टिविटी of any component depends on factors which can change या which can affect chemical potential ऑफ दैट कंपोनेंट। ये तो हो गया, सिंपल सी बात है। अगर ए को चेंज करना चाहते हो, इसका मतलब ऐसे फैक्टर जो म्यू को डिपेंड करेंगे, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर हो गए, डिपेंड ऑन फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा, कि जो इसको चेंज करें वो इसको भी चेंज कर देंगे। एंड वी नो एंड एक्टिविटी इज रिलेटेड टू एक्चुअल कंसंट्रेशन, इसको मोलैलिटी भी बोल देते हैं। एक्चुअली एक्चुअल कंसंट्रेशन को बोलते हैं मोलैलिटी, और ये होती है इफेक्टिव। तो ये क्या होता है? ए इक्वल्स टू गामा इंटू सी, यहां पे बोलते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट। क्या लिखेंगे? फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कम है तो गामा इक्वल्स टू 1 एंड एक्टिविटी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन। सेम वो रियल वाली हो गई एक टाइप से। यहाँ पे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एक टाइप से आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन जहाँ पे कोई इंटरेक्शंस नहीं होती। बट फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन गामा इज लेस देन 1, देयरफॉर एक्टिविटी इज लेस देन सी। ऑलवेज एक्टिविटी क्या होगी? सी से कम। तो यही हमें समझना था कि एक्टिविटी क्या होती है। ये इफेक्टिव कंसंट्रेशन होती है। इफेक्टिव का मतलब कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है हमारे पास आयंस या उसका, या उसे कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर। ये जैसे फ्यूगेसिटी कुछ नहीं है, ये प्रेशर के इक्वल ही है, ये बस F लिख देते हैं रियल में। ऐसे ही हमारे पास जब रियल सॉल्यूशन आ जाता है तो कंसंट्रेशन की जगह में एक टर्म यूज कर देता हूँ, A से डिनोट करते हैं, और बाकी कोई भी चीज फ्रेंड्स